संत कबीर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने लिखा था, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। इसका मतलब आप तो समझ ही चुके होंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात गुजरात की। आज बात गुजरात के बहाने मोदी की और कैसे एक दांव जो कांग्रेस ने चला है, क्या वो दांव कांग्रेस के लिए मौत के सौदागर वाली कहानी रिपीट कर सकता है, या फिर ये दांव उसे गुजरात की राजनीति में फिर से वापसी करा सकता सत्ता में। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात उस बात से शुरू करते हैं जहां से निकली है। गुजरात में आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने एक बात कही कि ये जो अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, अगर उनकी सरकार बन जाती है यानी कांग्रेस पार्टी की गुजरात में, तो फिर उसका फिर से नाम सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया जाएगा। आपको एक बात बताते चलें कि पिछले साल इस स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर किया गया और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो सरदार पटेल के नाम पर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हॉकी का स्टेडियम है, क्रिकेट का भी है और भी दूसरे खेल की सुविधाएं हैं। अब या तो ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल हो सकता है, या फिर कांग्रेस की जो मंशा है, कांग्रेस का जो प्रयास है कि जिस तरीके से गुजरात में सरदार पटेल घर घर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, एक हाउस होल्ड नेम है। और आप जानते हैं पटेल यानी पाटीदार समाज ही नहीं, हम सिर्फ पाटीदार समाज की बात नहीं करें, पूरे समग्र गुजरात की बात करते हैं कि कैसे सरदार पटेल से गुजरात का एक एक व्यक्ति अपने को जोड़ता है। उसके नाम पर शायद उसे वोट मिल जाए। बीजेपी ने इस बात पर कहा कि सरदार पटेल की बात, यानी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने क्या कहा कि क्या कांग्रेस को ये नैतिक अधिकार है कि वो सरदार पटेल की बात करे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को, जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और वो देश के गृह मंत्री रहे, उनको एक तरीके से ना बीजेपी का बना दिया। मतलब एक तरीके से ये कि आखिर सरदार पटेल की नीतियों के उत्तराधिकारी और उनका अगर असली कोई मानस का रखवाला है तो वो बीजेपी है, ऐसा कर दिया उन्होंने। केवड़िया में जिस तरीके से सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, सरदार पटेल के नाम पर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, बार बार उनका जिक्र बीजेपी के बड़े से छोटे नेता करते हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस उसको ठीक से, सरदार पटेल की विरासत को लेकर कांग्रेस ठीक से प्ले ही नहीं कर पाई। ये बात भी सही है कि सरदार पटेल के बेटे और बेटी दोनों कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनकी राजनीतिक विरासत कांग्रेस में थी, लेकिन उस हिसाब से कांग्रेस काम नहीं कर पाई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो दांव है कि स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नहीं रहेगा, इसको अगर बीजेपी ने अपने हिसाब से कैश करा लिया तो यकीन मानिए कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। गुजरात के चुनाव में जो कांग्रेस वहाँ इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, हालांकि ग्राउंड पे जब मैं खुद गया वहाँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं कि कांग्रेस उस जोश से, उस जुनून से, उस रणनीति के तहत काम कर रही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे एक एक छोटे छोटे बयान से मोदी ने उसको अपनी तरफ कैश कर लिया। याद करिए 2007 का विधानसभा चुनाव चल रहा था गुजरात में। सोनिया गांधी ने वहाँ नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा और इसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उसको इनकैश किया, अपने हिसाब से भुनाया, इसे गुजराती अस्मिता का प्रतीक बनाते हुए अपने ऊपर एक आरोप को उन्होंने अपना एडवांटेज बना लिया और उसका फ़ायदा ये हुआ उस 2007 के चुनाव में कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम हो गई, बीजेपी को 117 सीटें मिली और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 59 रह गई। यानी मौत का सौदागर जो है आज भी सोनिया गांधी के लिए रह रह कर कचोटता है कि उन्होंने जो बयान दिया
और जिस तरीके से मोदी ने उसको यू टर्न लेकर अपने पाले में कर लिया। वो 2007 का मसला था और इसका बड़ा ही नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। हुआ यूँ था कि मौत का सौदागर कहा नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। बहुसंख्यक हिंदू समाज बीजेपी के साथ आ खड़ा हुआ और इसका फ़ायदा बीजेपी और मोदी को हुआ। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस इसमें अपने हाथ जला चुकी है। अब 2-3 और बयानों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें मुझे याद आता है सैम पित्रोदा का एक बयान था, जो उस वक्त इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं उस बयान को कोट करना चाहूँगा। मुंबई हमले को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, मुंबई में भी हमले हुए थे, 8 लोग आते हैं और कुछ करते हैं, तो इसके लिए आप पूरे देश यानी पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने पुलवामा एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे, कहा पाकिस्तान के किस पर और कहां पर हमला हुआ, और बीजेपी ने इसको ऐसा इनकैश किया कि लगा कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त हो गई है। यहाँ भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और यहाँ भी फ़ायदा आखिरकार बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के ही खाते में गया। यही नहीं, इसके बाद भी कई ऐसे किस्से हुए, जैसे लोकसभा चुनाव 2014 में कर्नाटक में 2 फरवरी 2014 को सोनिया ने मोदी को लेकर कहा था कि वह सत्ता की भूख के लिए हिंसा भड़काने और जहर की खेती जैसी विभाजनकारी राजनीति करते हैं। तब मोदी ने कहा था कि मुझे क्या इन लोगों से देशभक्ति सीखनी होगी, और इसका भी फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मोदी को मिला था। याद करिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कैसे इतना बड़ा सेल्फ गोल किया था। ठीक चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि एक यकीन करिए, एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और कैसे मोदी ने तब कहा था कि गरीबों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, पीड़ितों पर, मेहनतकशों पर ये टिप्पणी की थी मणिशंकर अय्यर ने, और देखते ही देखते इसका भी फ़ायदा बीजेपी ले गई। मुझे तो 2014 का वो चुनाव भी याद आता है, जब अमेठी की बात करता हूँ मैं, प्रियंका गांधी मंच से बोल रही थी और उन्होंने कहा था, मोदी को लेकर आरोप लगाया था कि वो नीच राजनीति करते हैं। इसको बिल्कुल टर्न दे दिया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने इसे कह दिया कि नीच जाति की राजनीति करते हैं, और फिर मोदी ने इसको इतना इमोशनल कार्ड बना दिया कि मुझे जैसे को नीच जाति कहा, गरीबों को, पिछड़ों को वो नीच जाति बता रही हैं। और इसके बाद एक ना वो पूरे बैकवर्ड और जो दलित होते हैं उन पर इसको प्रियंका की टिप्पणी बता दिया, और लोगों ने उनकी इस बात को माना भी कि प्रियंका ने जो कहा है। और उसके बाद मुझे याद है कि अमेठी में और भी दौरे करने थे प्रियंका गांधी को, पर जिस तरीके से उनके इस बयान को ट्विस्ट किया गया और उसके बाद पूरे चुनावी माहौल में बना दिया गया कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और प्रियंका गांधी को उस वक्त अमेठी में, रायबरेली में और भी कुछ कार्यक्रम करने थे, लेकिन उन्होंने वो कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। और जब चुनाव के नतीजे आए तो आपने देखा 2014 में कैसे मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी को बहुमत मिला था। मैं ये सब किस्से और कहानियाँ और इन बयानों की चर्चा या फिर जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि ये जो आज बात हुई है अहमदाबाद में कि स्टेडियम का नाम मोदी ने जीते जी उनके ज़माने में ही स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रख दिया गया, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इसको गुजराती अस्मिता का प्रतीक बना लिया जाए। हालांकि जो लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं वो तो बीजेपी को वोट देंगे ही, लेकिन जो गुजरात में पिछले कई दशकों से आप देखिए तो कांग्रेस का अपना बेस वोट रहा है, 35%, 38%, 40%, 44% तक वो लोग गए हैं। क्या उसमें भी ये गुजराती अस्मिता के प्रतीक वाली बात अगर चल गई तो फिर तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने मैसेज को जनता के बीच तक ठीक से कन्वे नहीं कर पाती। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति देख लीजिए। मैं जब अहमदाबाद में था और वहाँ से जो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं इसुदान गढ़वी, उनसे बात कर रहा था तो एक बार भी उन्होंने मोदी के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी के लोगों को जीतने दें, उनके लिए मदद करें, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे ही। मतलब वहाँ मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि हम बीजेपी पर तो हमले करें
पर मोदी के चेहरे और उनके नाम पर हमले न करें, क्योंकि इससे हमें गुजरात में वोटों का नुकसान हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की ये समझ है तो क्या कांग्रेस को भी ये समझ नहीं थी? और आम आदमी पार्टी का उभार तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली कांग्रेस का ही नुकसान होता रहा है। तो कहीं अगर ये जो आज एक दावा किया गया, वादा किया गया गुजरात की जनता से, ये अगर उल्टा पड़ गया तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है गुजरात की राजनीति में। कांग्रेस को, जो कांग्रेस वैसे भी पूरे दमखम से इस बार चुनाव लड़ते हुए दिख नहीं रही, जैसा 2017 में दिखा था और चुनावी नतीजे ने बयान भी किया था, जब बीजेपी जो है वो 99 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो क्या सवाल ये उठता है कि मोटेरा के स्टेडियम के बहाने कहीं कांग्रेस ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं मोल ले ली है? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।